वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों ने बहुत से लोगों से कहता सुना होगा कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पे लोगों ने ये क्लेम किया है कि इस जगह पर ऐसा होता है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट रीजन में यूएस की स्टेट फ्लोरिडा से लेके पोर्टो रिको आइलैंड एंड बर्मुदा के दरमियान में है। क्योंकि ये तीनों एरिया मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसी वजह से इसको बर्मुदा ट्रायंगल कहा जाता है। लेकिन इस जगह पर जो भी वाकयात हुए हैं, जो भी इंसिडेंट हुए हैं, उस पर लोगों ने इसको दूसरे नाम भी दिए हैं, जैसे कि डेविल्स ट्रायंगल, जैसे कि लिंक ऑफ द लास्ट। अब बात यह है कि इस जगह के बारे में बात शुरू कैसे हुई। 1950 में यूएस मीडिया में इस जगह को लेकर हल्की हल्की सी बातें शुरू हो चुकी थी, लेकिन पहली बार लोगों ने इसको बर्मुदा ट्रायंगल जब बोलना शुरू किया, जब विंसेंट गैडी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया आर्गोसी मैगजीन में, और उसमें उसने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक ऐसी जगह है जो 3 पॉइंट से मिलकर बनी है और वहां पर कुछ अजीब व गरीब एक्टिविटीज हो रही हैं। जब विंसेंट ने अपना आर्टिकल पब्लिश किया तो उसने इस आर्टिकल का नाम द डेडली बर्मुदा ट्रायंगल रखा। तब से लोग जब भी इसके बारे में बात करते बर्मुदा ट्रायंगल ही बोलते, और तब से लेकर आज तक ये बर्मुदा ट्रायंगल ही बोला जाता है। ये जो बर्मुदा ट्रायंगल का जो प्रॉब्लम था, जो दिक्कत थी, वो सबसे बड़ी क्या थी कि जैसे ही इस एरिया के अंदर आप जाते हो, जैसे ही इस एरिया के अंदर कोई भी दाखिल होता, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रेडियोस, कंपास और रीडिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो रीडिंग होती है वो काम कर नहीं करती थी। हर चीज़ फ्रीज हो जाती थी, काम नहीं करती थी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। ये तो सब हो ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ आसमान से प्लेन और समंदर से शिप्स भी गायब हो रहे थे, साथ में लोग भी गायब हो रहे थे। और ऐसे गायब हो रहे थे कि शिप हो या लोग, एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलता था। जब ये सब वाकयात हो रहे थे तो लोगों ने अलग अलग बातें बोलना शुरू कर दी। कुछ लोग बोलते कि यहाँ सी मॉन्स्टर्स हैं समंदर के अंदर, कुछ लोग बोलते एलियंस हैं, कुछ लोगों ने तो इसको इल्यूमिनाटी कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया। लेकिन पता कुछ भी नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं थी। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बर्मुदा ट्रायंगल पर जितनी मूवीज़ बनी हैं, जितनी बुक्स लिखी गई हैं और जितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, शायद किसी और टॉपिक पर हों। 1888 में एक शिप था जिसका नाम एलन ऑस्टिन था। वो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2 या 3 दिन के सफ़र के बाद इस शिप जहाज़ का जो कैप्टन था, जिसका नाम ग्रिफिन था, वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है ताकि न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंच सके। लेकिन ये जो शॉर्टकट था, ये बर्मुदा के पास से होकर गुजरता था। जैसे ही ये बर्मुदा के पास से होकर गुजरे, जैसे ही ये बर्मुदा के करीब पहुंचते हैं, कैप्टन ग्रिफिन को एक थोड़ी ही दूर एक बोट नजर आती है जो बहुत इरेगुलर समंदर में मूव कर रही होती है। कैप्टन ग्रिफिन बहुत ट्राई करते हैं कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उस बोट से कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उस बोट से रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये डरते भी हैं, ये डर भी रहे होते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद कैप्टन ग्रिफिन कुछ लोगों को उस बोट पर भेजते हैं, ये पता करने के लिए कि यहाँ पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही। और फिर जैसे ही वो उस बोट पर पहुंचते हैं, वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो बोट बिल्कुल खाली थी। उस बोट की हर चीज़ सही सलामत थी, कोई डैमेज नहीं था, लेकिन कोई कैप्टन, कोई क्रू और कोई पैसेंजर मौजूद नहीं था। फिर उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम इस बोट को न्यूयॉर्क लेकर चलते हैं और वहाँ जाके अथॉरिटी को इस बोट के बारे में इन्फॉर्म कर सकें, और ताकि कोई भी इल्लीगल एक्टिविटीज इस बोट पर हुई हो तो उसको ट्रैक किया जाए। अब जब वो उस बोट को लेकर न्यूयॉर्क के लिए निकलते हैं, कुछ ही देर के बाद एक बहुत भारी तूफान आता है। उस भारी तूफान आने के साथ साथ ही वो बोट नजर आना बंद हो जाती है या गायब हो जाती है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद जब तूफान थमता है तो वो बोट वापस नजर आना शुरू हो जाती है। लेकिन सब हैरान और परेशान हो जाते हैं ये देखकर कि वो जो क्रू ग्रिफिन ने भेजा होता है उस बोट को ऑपरेट करने के लिए, जो न्यूयॉर्क ले जा रहे थे, वो सब का सब क्रू गायब हो चुका होता है, कोई भी मौजूद नहीं होता। वो बोट फिर से खाली होती है। ये सब हालात देखकर
कैप्टन ग्रिफिन ये डिसाइड करते हैं कि वो बोट को यहीं छोड़ देंगे और न्यूयॉर्क निकल जाएंगे। लेकिन इस वाक़े के बाद न्यूयॉर्क पहुंचते ही ये बात हवा की तरह पूरे मीडिया में हर जगह फैल जाती है। लेकिन ये मिस्ट्री आज भी सॉल्व नहीं हो सकी क्योंकि वो क्रू आज भी मिसिंग है जिसका कुछ पता नहीं चल सका। अब इसी तरह एक और शिप था जिसका नाम था मैरी सेलेस्टे, जो 7 नवंबर 1872 में न्यूयॉर्क से निकला इटली जाने के लिए। ये शिप क्रू के साथ साथ पैसेंजर से भी भरा हुआ था और इसमें काफ़ी लोग थे। जब ये शिप बरमूदा के करीब पहुंचा, कुछ ही देर के बाद ये गायब हो गया। इसको बहुत ढूंढा गया लेकिन किसी किस्म का कोई भी सुराग न मिल सका। लेकिन एक महीने के बाद 4 दिसंबर 1872 में इस शिप को बरमूदा के करीब तैरता हुआ पाया गया। जब लोगों की नज़र इस तैरते हुए शिप पर पड़ी तो लोगों ने अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया। जब अथॉरिटी और रेस्क्यू टीम पहुंची तो वो ये देख के हैरान रह गई कि उस शिप पर कोई भी मौजूद नहीं था, वो शिप खाली था। यहाँ तक कि जो खाने का सामान था वो टेबल पे एज इट इज पड़ा हुआ था, खाने के बर्तन टेबल पे एज इट इज पड़े हुए थे, लेकिन कैप्टन, क्रू और कोई भी पैसेंजर मौजूद नहीं था। सब के सब गायब हो चुके थे। अब सवाल यही है कि वो सारा क्रू कहाँ गया। ये भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सके। अब इसी तरह एक और इंसिडेंट होता है। 5 दिसंबर 1945 में 5 फाइटर जेट्स का एक ग्रुप जो नेविगेशन, फाइटिंग, कॉम्बैट की ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से निकलता है। इस ग्रुप में सारे के सारे ट्रेनिंग होते हैं सिर्फ एक को छोड़ के, जिनका नाम लेफ्टिनेंट चार्ल्स होता है। अब जो इनके मिशन का जो रूट था, इनको फ्लोरिडा से निकलना था और चिकन रॉक पे इनको बॉम्ब ड्रॉप करने थे जो कि एक जगह है, और फिर ग्रैंड बहामा से होते हुए ये फ्लोरिडा वापस आ जाता है। जब ये अपना मिशन स्टार्ट करते हैं तो मौसम बहुत खुशगवार होता है, लेकिन 2 घंटे के बाद ही मौसम बेइंतहा ख़राब हो जाता है। तो इनके लीडर चार्ल्स डिसाइड करते हैं कि ये टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे और वापस आ जाएंगे। अभी चार्ल्स वापस जाने का सोच ही रहे होते हैं कि वो अपना कंपास चेक करते हैं तो उनका कंपास काम नहीं कर रहा होता है। फिर वो अपना दूसरा कंपास चेक करते हैं तो वो भी काम नहीं कर रहा होता है। तो वो फिर अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करते हैं तो उनकी टीम से भी उनको यही पता चलता है कि उनके कंपास भी काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राउंड टीम जो उनको ट्रैक कर रही होती है, उनको पता चलता है कि ये लोग अपना रास्ता कम्प्लीटली भूल चुके हैं, ये डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। ग्राउंड पे जो टीम होती है वो उनको ट्रैक करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजते हैं। वो एयरक्राफ्ट भी कुछ ही देर के बाद गायब हो जाता है। लेकिन उस एयरक्राफ्ट का जो लास्ट मैसेज ये लोग रिसीव करते हैं, वो मैसेज कुछ ऐसा था कि हम यहाँ पर 100 फीट की बुलंदी के ऊपर कुछ जलता हुआ देख रहे हैं, और फिर राब्ता खत्म हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिस्टोफर कोलंबस का तो नाम सुना ही होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी बुक में लिखा है कि जब वो यूरोप छोड़ रहे थे और बरमूदा के करीब पहुंचे तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपना रास्ता भटक गए थे। कोलंबस जैसे जैसे सफ़र किया करते थे वो डायरी लिखा करते थे। उन्होंने ये लिखा था कि जब वो बरमूदा पहुंचे थे तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और वो रास्ता भटक गए थे, और उन्होंने आसमान से कैंडल की तरह रोशनी को गिरते हुए देखा। अब इन सारे लोगों में एक ऐसा शख्स भी है जो बरमूदा ट्रायंगल को सर करके वापस आया। उसका नाम था ब्रूस गर्नन। ब्रूस गर्नन बहामा से फ्लोरिडा रोजाना सफर किया करते थे, जिसमें उनको 1.5 घंटा लगा करता था। एक बार ब्रूस अपना जहाज बरमूदा ट्रायंगल से 10,000 फीट की बुलंदी पर उड़ा रहे थे। मौसम बहुत खुशगवार था, ना कोई बारिश थी, ना कोई ठंडी हवाएं थी, सब कुछ ठीक जा रहा था। पर अचानक से ब्रूस के जहाज को घने काले बादलों ने घेर लिया और वो बादल आते ही जा रहे थे, यहाँ तक कि कुछ ही देर के बाद काला अंधेरा छा गया। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ब्रूस के जहाज के इंस्ट्रूमेंट ने भी काम करना बंद कर दिया, कंपास ने काम करना बंद कर दिया, पर ब्रूस आगे बढ़ते रहे। ब्रूस को यह महसूस हुआ कि उनका जो जहाज है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा लगता था कि जैसे कोई और ताकत उसको कंट्रोल कर रही है। लेकिन ब्रूस ने अपनी कंटिन्यूसली जर्नी जारी रखी। यहाँ ग्राउंड पर जो टीम थी, सेम टाइम उनसे ब्रूस की लोकेशन कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो चुकी थी कि ब्रूस कहाँ है, बिल्कुल कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो चुके थे। पर ब्रूस ने अपनी कंटिन्यूसली जर्नी जारी रखी। कुछ ही देर के बाद वो बादल
हल्के होने शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता ब्रूस उस बादलों के घेरे से बाहर निकल गए। जब ब्रूस बादलों के घेरे से बाहर निकले तो उन्होंने ग्राउंड टीम से कांटेक्ट किया। वहां पर हर कोई शॉक था कि सिर्फ 45 मिनट में ब्रूस बहामा से फ्लोरिडा कैसे पहुंच गए, जो कि नामुमकिन था क्योंकि बहामा से फ्लोरिडा का सफर 250 माइल्स का था, जो कि 1.5 घंटे में होना था। और जो ब्रूस के पास जहाज था उसकी स्पीड 180 माइल्स पर आवर थी। तो प्रैक्टिकली 45 मिनट में ये मुमकिन ही नहीं था कि ब्रूस बहामा से फ्लोरिडा पहुंच जाए। फिर जब उनका फ्यूल चेक किया गया, उनके जहाज का फ्यूल चेक किया गया, तो वो भी जरा सा भी कम नहीं हुआ था, यानी कि इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। वो वही था जितना लेकर चले थे। उसके बाद ब्रूस ने एक किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने बियॉन्ड द बर्मुदा ट्रायंगल रखा, जो कि आज तक बहुत सेल हो रही है और लोग बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं क्योंकि ये फैक्ट्स पे थी, सच्चाई पर थी। बर्मुदा ट्रायंगल एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कंस्पिरेसी है जिस पर बहुत सारी कहानियां, डॉक्यूमेंट्रीज और बुक्स लिखी गई हैं और मार्केट में सेल भी हो रही हैं क्योंकि लोगों को पसंद आती हैं, लोग पढ़ते हैं क्योंकि वो एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं इन कंस्पिरेसी स्टोरी से, जिससे उनमें एक क्यूरियोसिटी, एक तजस्सुस पैदा होता है कि अब व्हाट गोइंग टू बी नेक्स्ट, आगे क्या होगा। तो इसी वजह से ये स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और सेल भी होती हैं बुक्स की सूरत में, मूवीज़ की सूरत में। एंड आई होप कि आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो और आप मेरे से जुड़े रहिए इसी फैक्ट्स, स्टोरीज, इस कंस्पिरेसी स्टोरीज के साथ। मैं आपको हमेशा एक नई से नई स्टोरीज लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू नेक्स्ट टाइम।